दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन अगर आप कराने जा रहे हैं या फिर करा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि घर जब आप बनाते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और मैं इस वीडियो में आपको 15 से 20 स्टेप बताऊंगा घर बनाने के बारे में। अगर आप ये पूरा स्टेप देखेंगे तो आप मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ स्टेप देखने से आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा और घर भी आपकी काफ़ी मजबूत बनेगी और आप किसी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 15 से 20 स्टेप जो बताऊंगा वो घर को कैसे हमें शुरुआत करना है बनाने को, हम जब प्लानिंग करते हैं घर का, और फिर फिनिशिंग तक हमें उसमें क्या क्या काम करानी पड़ती है, क्या क्या हमें उसमें चेकिंग करना पड़ता है, क्या क्या क्वालिटी हमें देखना चाहिए, कैसा मटेरियल खरीदना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक घर से रिलेटेड बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब जैसे ही वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दोस्तों, वो होता है हमें प्लानिंग करना। अब क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, होता क्या है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें घर एक टेम्पोररी बनानी है कि एक मतलब मजबूत घर बनानी है। तो जैसे घर तो बार बार बनती नहीं है, हम एक बार घर बनाते हैं, काफ़ी पैसे लगा के बनाते हैं। तो घर हम एक ही बार बनाते हैं तो फिर फ्यूचर को सोच के मजबूत घर बनाई जाती है। तो उसी हिसाब से आजकल क्या होता है, जैसे पहले बनाया जाता था, आप देखते होंगे कि घर बन जाता था, 9 इंच का दीवार बना दी जाती जाती थी, अंदर का भी बाहर का भी, यानी कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, 1 मंजिल का 2 मंजिल का, और बस हो गया। वो सस्ता तो बन जाता था लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है, वो मजबूत नहीं होता है। उसमें आप कॉलम नहीं देते हैं, बीम नहीं देते हैं, पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन वो अगर अर्थक्वेक वगैरह एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो रिस्की हो जाता है। तो फिर हमें वैसे घर नहीं बनानी है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम बीम, अच्छे से फाउंडेशन फुटिंग दिया जाता है, स्लैब बीम दिया जाता है, तो अब फिर छत की ढलाई की जाती है, फिर ब्रिक वर्क वगैरह उसमें चुनाई वगैरह कर दिया जाता है। तो वैसे हमें मकान बनाना है जो मजबूत रहे, जो हमारे लोड को सह ले। उस पे हम 3 मंजिल 4 मंजिल का अपना फ्यूचर का प्लानिंग करके फिर उस हिसाब से हम फाउंडेशन देते हैं। तो फिर हम उसके तरफ जाएं, क्योंकि घर हम एक बार बनाते हैं और फ्यूचर के हिसाब से सोच के बनाएं। तो फिर हमें फ्रेम स्ट्रक्चर बनानी, ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उसके बाद जब हम अपना प्लानिंग एक सोच लेते हैं कि हमें मजबूत घर बनानी है, एक बजट हम सोच लेते हैं, फिर हमारा जो एक प्लॉट होता है तो उस प्लॉट के हिसाब से हमें अब क्या है कि एक आर्किटेक्ट के पास जाना है। आर्किटेक्ट को हम अपना बताना है कि हमारा ये इतना बड़ा स्क्वायर फीट का प्लॉट है और इसमें मुझे ऐसे ऐसे एक रफली आइडिया देना है। ठीक है, फिर आर्किटेक्ट आपको पूरा जो है आपका प्लानिंग करके घर घर का वो बताएगा। आपका प्लानिंग करेगा कि उसमें फाउंडेशन की गहराई कितनी होगी, उसमें कॉलम कितने होंगे, कॉलम में सरिये कितने देने हैं, फिर बीम उसमें कैसे आएंगे, छत कैसे बनेगा, उसमें छत में सरिया क्या बंधेगा, आपका रूम कहाँ पे बैठेगा, किचन कहाँ, मतलब हर एक चीज़ का आर्किटेक्ट एक प्लान तैयार करेगा। वो आपसे कुछ पैसे लेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप एक डायरेक्ट मिस्त्री या ठेकेदार से घर बनवाते हैं, बाद में उसमें जाके आपको कन्फ्यूजन होता है, आप उसमें चेंज कराते हैं, आपके मन के मुताबिक नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि वो आपको बहुत नुकसान होता है। बाद में आप चेंजिंग कीजिएगा तो उसमें काफ़ी पैसे का नुकसान होता है। तो इसलिए आप एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, सब कुछ आइडिया देंगे तो वो आपको 2-3 तरीके का प्लान देगा। फिर वो आपको समझाएगा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, तो उस हिसाब से आपका एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़े से पैसा खर्चा करें, आप एक आर्किटेक्ट के पास जा सकते हैं, या फिर आजकल जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो भी आपको अच्छा प्लान बना देते हैं। उनके पास भी पूरा डाटा होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर यानी कि आपको स्टील सरिया फाउंडेशन की गहराई वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके वो भी आपको दे देंगे। तो इसलिए कभी भी आपको एक प्लान तैयार करना है। प्लान तैयार आर्किटेक्ट के पास जाने से एक और फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से बनाते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूँ तो डीडीए होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी शहर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग बाय लॉ को ध्यान रखते हैं कि हमें कितना सेटबैक किस साइड छोड़ना है, कितना हमें इस साइड जगह छोड़ना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बाद में जो फायर वाले होते हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो बाद में आपके काम को रुकवा सकते हैं, फिर उसमें आपका जो है टैक्स वगैरह भरना पड़ सकता है, मतलब अलग से पेनल्टी वगैरह लग सकता है, आपका घर का काम भी रुक सकता है। तो अब फिर वो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो वास्तु के हिसाब से आपका एक मकान बनाएंगे तो वो फ्यूचर उसका काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए आपको कभी भी एक आर्किटेक्ट से प्लानिंग करवानी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो भी आप प्लान तैयार कराएं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्रंट में
एलिवेशन में डिज़ाइन वगैरह ना रखें, इससे आपका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। आप सिंपल एक डिज़ाइन तैयार करवाएं, सिंपल में भी अच्छा घर बन जाता है। तो सिंपल जितना रखेंगे उतना आपका कॉस्ट कम होगा। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को एक हायर करना। अब कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि हमारा प्लान वगैरह बन गया, अब हमारा काम हो गया कि हम ठेकेदार को एक पकड़ें। तो ठेकेदार को अगर आप पकड़ना है तो सबसे पहली बात आप सुन लीजिए कि अगर आपको मटेरियल के बारे में जानकारी है कि कौन सा मटेरियल मार्केट में कैसा है, उसको क्या क्या क्वालिटी होती है, जैसे सीमेंट क्या क्या, सीमेंट में क्या क्या चेक करना है, स्टील हमें क्या क्या चेक करना है, किस ग्रेड का स्टील लेना है, फाउंडेशन के लिए कैसा स्टील आएगा, फिर आपका अगर कॉलम के लिए कैसा हैगा, छत में हमें 10 mm का सरिया बांधना है कि 8 mm का सरिया बांधना है। तो खैर अगर आप एक आर्किटेक्ट रखते हैं, सिविल इंजीनियर रखते हैं, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। वो आपको सब कुछ एक प्लान पे आपको तैयार करके दे देते हैं। तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को जब हायर करेंगे तो अगर आपको मटेरियल की जानकारी है, मटेरियल आप खरीद सकते हैं, आप अगर घर बनाने के बारे में आपको आइडिया है, तो आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पकड़ सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो आजकल जो मार्केट में रेट है 220 से 230 रुपया लेबर रेट चल रही है, जिसमें आपको पूरा बिल्डिंग खड़ा करेगा, कॉलम बीम, और फिर उसमें आपको ब्रिक वर्क करेगा, दीवार खड़ी करेगा। और बहुत लोग प्लास्टर करके भी देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। ये अलग अलग लोकेलिटी पे, अलग अलग जगह पे डिपेंड होता है, तो वो भी आपको पता कर लेनी है। और कॉन्ट्रैक्टर आपको कभी भी एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना है, उसके काम को देखना है 3-4 साइटों पे जाके कि इनको तजुर्बा है, ये काम कराए हैं। नए कॉन्ट्रैक्टर को थोड़े से कम पैसे में आप पकड़ेंगे, बाद में वहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, चेंजिंग होगी, तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर आप फिर ये तो हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा क्या होता है कि हम एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि हम पूरा जो मटेरियल के साथ ठेका दे देते हैं किसी ठेकेदार को, उसमें मटेरियल भी उसका होता है, लेबर भी उसकी होती है। तो अगर हमें जानकारी नहीं है अपने काम के बारे में, घर बनाने के बारे में, या फिर मटेरियल के बारे में, तो उस टाइम में हम दे देते हैं। लेकिन उस टाइम में भी आपको गाइडेंस रखनी पड़ेगी उस ठेकेदार पे कि कैसा मटेरियल लगा रहा है। आप वहाँ पे एक सुपरवाइज़र या सिविल इंजीनियर हायर करके कभी कभी विजिट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप प्लान बनाएं तभी आप अपने आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से बात कर ले कि आप कितना मुझे विजिट देंगे, मेरे साइट पे आपको विजिट पे आना पड़ेगा। और जो पैसा आप प्लानिंग के टाइम में देते हैं, उसी प्लानिंग के टाइम में विजिट का चार्ज भी उनका ऐड करवा लें। तो इससे आप जो होगा सब कुछ वहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है कि अगर हम मटेरियल का कैसे चूज करेंगे कि कैसा मटेरियल खरीदना है। तो मटेरियल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, उससे देख सकते हैं कि सीमेंट आपको कौन से ग्रेड का खरीदना है, ओपीसी लेना है कि पीपीसी लेना है। ओपीसी जैसे कि कॉलम बीम फाउंडेशन वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। फिर जो पीपीसी सीमेंट है प्लास्टर ब्रिक वर्क के लिए आप ले सकते हैं। तो ये कैसा किस ग्रेड का लेना है। फिर स्टील है, स्टील में हमें कौन से ग्रेड की लेनी है, एफी 500, एफी 450, एफी 550 एचडी। तो ये सब चीज़ है, आप अपने सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के साथ भी उनके प्लान में मेंटेन रहता है, वो स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं तो वो आपको देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, उनका सुझाव ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्टील में जैसे प्राइमरी स्टील आता है, सेकेंडरी स्टील आता है। सेकेंडरी स्टील जो होता है वो स्क्रैप मटेरियल से बना होता है, तो प्राइमरी स्टील की तरफ आपको जाना है। तो ये सब स्टेप होती है। फिर वैसे ही मटेरियल में जैसे कि सैंड होता है, तो मैं कहूँगा कि रिवर सैंड आप यूज करें। एम सैंड जिसको क्रश सैंड भी बोलते हैं, तो रिवर सैंड अगर मिल रहा है तो वो आप यूज करें। तो ऐसे होता है। ईंट जो होती है उसमें ईंट में हमें कौन सी ईंट यूज करनी है, रेड ब्रिक करनी है कि एएसी ब्लॉक यूज करनी है कि फ्लाई एस ब्रिक करनी है। तो एग्रीगेट फिर आपको लेनी है तो रिवर एग्रीगेट यूज करनी है या फिर क्रश एग्रीगेट यूज करनी है। तो रिवर एग्रीगेट भी अच्छा होता है। क्रश एग्रीगेट आप यूज करेंगे तो उसको फिर पानी वगैरह डाल के धो के उसको चेक करना होता है कि वो ब्लैक है कि वाइट है। अगर ब्लैक है प्रॉपर तो वो सही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपको आ जाता है जो अगला स्टेप होता है। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा 2 से 3 स्टेप हो गया। जो अब उसके बाद जो मेन काम जहाँ से स्टार्ट होता है बिल्डिंग का, वो होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि बिल्डिंग का खुदाई का। तो खुदाई के टाइम में आपको जो आर्किटेक्ट होता है, जो सिविल इंजीनियर होता है, उसका बहुत रोल होता है। क्योंकि वो आएगा आपके साइट पे, वो मार्किंग करेगा कि कहाँ पे आपका कॉलम आएगा, कितना कितना दूरी पे आपका कॉलम आएगा, फिर कॉलम की गहराई कितनी रहेगी। तो मार्किंग करके अपने सामने वो बता के जाएगा, खुदवा के जाएगा। वो कैसे वो कॉलम का डिसाइड करता है कि कितना कितना दूरी पे आएगा, उसकी गहराई की, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग करता है। आपको लोड का कैलकुलेशन करता है, कितना मंजिल आप मकान बनवा रहे हैं। फिर वो क्या करता है, जो सॉयल है वहाँ पे, सॉयल को बियरिंग कैपेसिटी को चेक करता है, तब जाके वो फाउंडेशन को वहाँ पे डिजाइन करता है। तो ऐसे ही आप किसी मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे पे आप अपना घर ना बनवाएं। कभी भी एक अच्छे आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के प्लानिंग के
हिसाब से ही आपको घर का काम कराना है। तो उस टाइम हमें ये ध्यान देना होता है खुदाई के टाइम में कि हमें मैनुअली खुदाई करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, या कि जेसीबी से करवाया जाए। जेसीबी पर घंटे के हिसाब से आपको 800 से 1000 रुपया लेता है। तो अगर आप जेसीबी से खुदाई करवाते हैं तो वो ज़्यादा खुद देता है, तो फिर उस टाइम में क्या होता है कि वो आपको बाद में फिलिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो सब स्ट्रेट होता है, यानी कि मिट्टी जो होता है हमारा वो सतह होता है वो कमज़ोर हो जाती है दोबारा भरने से। इसलिए आप मैनुअली खुदाई करेंगे तो जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही खुदाई करेंगे, तो अगल बगल का जो लेयर है हमारा वो कमज़ोर नहीं होगा। तो ये भी फ़ायदा होता है और साथ में नुकसान भी होता है, क्योंकि मैनुअली में हमें ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो मैनुअली हमें फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, उनसे सलाह ले लेनी है। फिर उसके बाद सीवेज या वाटर टैंक आप खुदाई करवाते हैं तो आप जेसीबी से अगर खुदाई करवा लेते हैं तो आपको सीवेज या वाटर टैंक के टाइम में ये ध्यान देना है कि उसका जो साइड का सरफेस हो वो भी मजबूत होनी चाहिए। और जब भी सीवेज या वाटर टैंक का आप उस पर दीवार वगैरह बनाए साइड साइड से, तो आपको प्रॉपर उसमें वाटर प्रूफिंग करना है और नीचे का भी सरफेस वाटर प्रूफ करना है, ताकि पानी का कहीं से लीकेज वगैरह ना हो। उसके बाद दोस्तों होता है कि जब हमारा खुदाई हो जाता है तो हमारा फिर आता है फुटिंग का काम। तो फुटिंग का काम के लिए पहले हम क्या करते हैं, वो नीचे का सतह पे बालू वालू डाल के सरफेस को बराबर करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। बहुत लोग पीसीसी करते हैं, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं। उसमें क्या होता है कि M7.5 या M10 के ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप उसमें 1-3-6 का या 1-4-8 का मसाला डाल सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत लोग रबल मेसनरी का बेस बनाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बोल्डर्स वगैरह होते हैं, वो डाल देते हैं। फिर उस पर डायरेक्ट सरिया उस पर बांध कर और फिर कॉलम खड़ा कर देते हैं, यानी कि कॉलम का बेस बना देते हैं। उसके बाद जब हमारा बेस बन जाता है तो हमारा काम होता है उस पर सरिया बिछाना, यानी फुटिंग बनाना। तो फुटिंग बनाने के लिए हम उसमें 10 mm का मेन बार और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार या 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार ही यूज कर सकते हैं। और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको 150 mm यानी कि 6 इंच के करीब रखनी चाहिए। और दोस्तों उसमें क्या है कि सरिया के नीचे आपको कवर ब्लॉक जरूर यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सरिया ज़मीन के सॉइल के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा कि वहाँ पे जंग लग सकता है आपके सरिया में। वहाँ पे क्या है कि सरिया धीरे धीरे गलने लगेगा और आपका जो फुटिंग है वो बैठ जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, फुटिंग के बारे में और बता दूं तो बहुत तरीके का फुटिंग होता है। उसमें आपको स्टेप फुटिंग होता है, ट्रेपोजॉइडल फुटिंग होता है। तो आपको ट्रेपोजॉइडल फुटिंग होता है वो बहुत अच्छा फुटिंग होता है, वो लोड को आसानी से ट्रांसफ़र करता है हमारे फाउंडेशन पे, स्लोप उसमें देना चाहिए। तो ट्रेपोजॉइडल फुटिंग है वो सबसे बेहतरीन है, आप उसके तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है कॉलम को खड़ा करना। तो कॉलम को खड़ा करने के लिए हम उसमें कॉलम बांध के तैयार कर लेते हैं। फिर कॉलम के नीचे जो सरिया होता है, जो निकला होता है, वो आपको 300 mm कम से कम 1 फीट आप उसको मोड़ दें, यानी एलडी उसमें प्रोवाइड कर दे, डेवलपमेंट लेन दे दे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 300 mm या 450 mm तक इसको दे सकते हैं, जो कि फुटिंग पे रख के, और फिर नीचे वाला जो फुटिंग का सरिया है उससे इसको बांध देना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कॉलम जब आप खड़ा करें तो उसको प्रॉपर सपोर्ट दे दे और उसको साहुल से यानी पुलम बम से चेक कर ले कि पूरा एकदम सीधा खड़ा है कि नहीं। और उसके बाद कॉलम में जो भी आपका सरिया खड़ा होगा, बंधेगा, वो आपको अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि एक सरिया बड़ा और एक उससे 1 से 1.5 फीट 2 फीट छोटा होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। उसके बाद आपको फुटिंग की ढलाई कर देनी है। फुटिंग की ढलाई के लिए आपको शटरिंग प्रॉपर लगा के और उसमें M20 ग्रेड का आपको मसाला डालना है। उसमें आप OPC सीमेंट या PPC सीमेंट यूज कर सकते हैं। OPC 43 ग्रेड का आप सीमेंट यूज कर ले फुटिंग में, बहुत अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा। जब हम फुटिंग का ढलाई कर देते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हमारा जो फाउंडेशन खुदाई हुआ था, यानी कि अगर हम रोड लेवल से अपना प्लिंथ लेवल देखते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल है वो कहाँ पे आएगा, अगर 2.5 से 3 फीट ऊपर है तो हम वहाँ पे एक प्लिंथ लेवल तैयार करते हैं। तो प्लिंथ लेवल के लिए हमें उतना ऊपर उठाने के लिए अपने लेवल को फिर वहाँ पे हमें फिलिंग करनी होती है। तो दोस्तों कभी भी जो आप मिट्टी आपके घर में से आपका कॉलम वॉलम का खुदाई किए हैं, यानी कि प्लॉट में से जो निकला है, वो मिट्टी आपको नहीं डालनी है, आपको मोरम डालना है। क्योंकि मोरम जो होता है, यानी वो क्या होता है कि वो कम्पैक्ट होता है, अच्छे से उसमें पानी डालना है, फ्लडिंग करना है, फिर उस पर आपको कंपैक्शन मशीन से उसको कंपैक्ट करना है, रोलर चलाना है, दुरमुट से आपको उसको दबाना है, प्रॉपर उसको बैठाना है, तब आप उसमें जाके उसको फिलिंग अच्छे से कर दे। इससे क्या होता है कि वो बाद में बैठता नहीं है। अगर मिट्टी आप डालते हैं तो ऊपर ऊपर आपको मजबूत हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके घर में सेटलमेंट आ सकती है, दीवारों में क्रैक आ जाता है। तो अगर आप मुरम डालेंगे तो ऐसा नहीं होता है, वो उसी टाइम आपका धीरे धीरे बैठ जाएगा, फिर वो आप आसानी से मजबूत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर आपको क्या करना है कि प्लिंथ बीम का आप तैयारी करना है। तो प्लिंथ बीम जो है उसका हाइट हमें देखना है कि रोड से हमें कितनी ऊपर रखनी है, वो चीज़ हमें डिसाइड करना है। फिर प्लिंथ बीम में हमें जो हमारा आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर होता है वो हमें डिजाइन करके देता है कि प्लिंथ बीम का साइज क्या रहेगा, उसमें कितना सरिया उसमें देना है। प्लिंथ बीम का जो सरिया बांधा जाए वो आपको चेक करना है कि उसमें जो सरिया है वो कैसे कैसे जो सिविल इंजीनियर ने बताया था, आर्किटेक्ट ने बताया था, वही बांधा जा रहा है कि नहीं। उसमें जो सरिया का जोगल है, मतलब लैपिंग
टैपिंग, जिसको सरिया जहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसमें जोड़ते हैं, तो वो कैसे जोड़ा जा रहा है, जॉइंट कैसे किया जा रहा है। और उसके बाद जो एलडी है, यानी जहाँ पे प्लिंथ बीम का सरिया ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जो एलडी है उसको मोड़ा जा रहा है कि नहीं, यानी कि उसको सीधा ऐसे ही तो नहीं काट के छोड़ दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का काम करना है। जब आप उसमें फिलिंग कर लेंगे तो आपको एंटी टर्माइट केमिकल डालना है, क्योंकि होता क्या है कि एंटी टर्माइट से जो मिट्टी में जो या बालू में जो कीड़े मकोड़े जो उत्पन्न होते हैं या बहुत जगह पेड़ पौधे निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी ज़मीन को बैठाते जाते हैं, नीचे से खाते जाते हैं। तो इसलिए एंटी टर्माइट आप डाल देंगे तो जैविक यानी कि वहाँ पे बैक्टीरियल ये सब चीज़ होते हैं वो नहीं होगा। तो बाद में आप देखते हैं कि चूहे घुसते हैं, सांप वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ उसमें समस्या नहीं आएगी। तो एंटी टर्माइट आपको ट्रीटमेंट जरूर करनी है। फिर उसके बाद आपको डीपीसी का काम करना है। डीपीसी में आप डैम प्रूफ कोर्स जो होता है ये देना बहुत ज़रूरी है। प्लिंथ बीम से ऊपर आप ग्राउंड लेवल मतलब रोड के लेवल पे प्लिंथ बीम देते हैं, उसके 2.5-3 फीट ऊपर आप डीपीसी देते हैं। तो डीपीसी पे आपको 2 इंच का एक जो लेयर होता है लेयर बनानी है। उसमें डीपीसी का जो थिकनेस है 2 से 3 इंच का आप दे सकते हैं। उसमें चाहे तो आप 2 सरिया 8 mm का यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं। डीपीसी के में आप जो मसाला देंगे वो 1-3-6 का या फिर 1-2-4 का भी आप दे सकते हैं, 1-4-8 का भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें डीपीसी के ऊपर आपको क्या करना है, वाटर प्रूफिंग का कोटिंग उसमें इस्तेमाल कर देना है। जैसे कि डीपीसी के लिए हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट का बहुत सारा केमिकल आ जाता है, वो आपको यूज कर सकते हैं। यूआरपी वगैरह आप लगा सकते हैं। फिर आपका सीका का भी केमिकल आ जाता है। फिर आप उस पर चाहें तो एक चीज़ आपको डीपीसी में ये ध्यान रखना है कि डीपीसी कभी भी आपका जो है मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए। जितना आप फिलिंग करेंगे उससे आपको 2 से 3 इंच ही ऊपर ही आपको डीपीसी देना है, मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आपके घर में सीलन आता है वो नीचे से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो उसी मिट्टी से ईंट में घुसता है और ईंट से वो ऊपर आता है। तो डीपीसी अगर उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सीलन पहुँचेगा। सीलन से पूरी दीवार पर आप देखते हैं नीचे नीचे के पहले दीवारों में 2 से 3 फीट पपड़ी बनने लगती है, निकलने लगती है। तो क्या होता है, डैम्पनेस होता है, तो वो वहीं से उठता है। तो इसलिए डीपीसी के टाइम में आपको ध्यान देना है कि वो किसी भी तरीके से सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला काम होता है वो होता है हमारा उसके ऊपर अब हमारा ब्रिक वर्क करना, कॉलम खड़े करना। या तो आप चाहे तो कॉलम और ब्रिक वर्क एक साथ कर सकते हैं। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जॉइंट होनी चाहिए, जहाँ पे अगर ईंट आप मान लीजिए लगा ले रहे हैं, उसके बाद बीच में आप बाद में ब्रिक कॉलम की ढलाई कर रहे हैं, तो जॉइंट एक बराबर एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईंट आगे पीछे निकला हो तो कॉलम का जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर कम हो जाता है। और ईंट आपकी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। बाद में आप कॉलम की तराई करते हैं तो पानी वो ईंट ऑब्जर्व कर लेता है, तो कॉलम को मिलता नहीं है, तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले कॉलम को खड़ा कर लिया जाए, उसके बाद उसमें ईंट की चुनाई की जाए। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्रैक आ सकता है या बाद में क्रैक आ जाता है तो आप वहाँ पे फाइबर मेश या चिकन मेश लगा के तब प्लास्टर कर देंगे, तो कहीं से भी आपका क्रैक दिखाई नहीं देगा। उसके बाद फिर अगला काम होता है, जैसे ही हमारा ब्रिक वर्क और कॉलम खड़े हो तो फिर हम उसमें डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम लगा दें। डोर फ्रेम विंडो फ्रेम आप वुडन का ले सकते हैं, आजकल वुडन का बहुत अच्छा चलता है। तो वुडन का फ्रेम आपको ऐसे ही 2200 से 2500 में एक वुडन का जो फ्रेम है वो मिल जाता है। अगर आप सस्ते में बनाना चाहते हैं तो आप एमएस के फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है कि उस दरवाजे डोर फ्रेम वगैरह लगा लेते हैं, तो फिर हमें लिंटल बीम डालना होता है। या तो आप पूरे दीवार में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लिंटल बीम डालते हैं, और नहीं तो फिर हम उसको कहीं जितना हमारा दरवाजा खिड़की का जगह होता है उससे 1-1 फीट बाहर निकाल कर लिंटल बीम डाल देते हैं। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होता है, वो तो हमारा पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्लैब बीम पे कॉलम पे डिपेंड रहता है। तो इसलिए हमें लिंटल बीम सिर्फ दरवाजा और खिड़की पे किसी तरीके का क्रैक ना आए, डायरेक्ट उस पर लोड ना पड़े, इसलिए हम लिंटल बीम डाल देते हैं। तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब छत का तैयारी करना है छत डालने के लिए। तो उसमें छत डालने में हमें स्लैब बीम भी देना होता है, फिर छत की हमें शटरिंग भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ शटरिंग करेंगे। तो शटरिंग के टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, पहले डिसाइड करना है कि आपको प्लाईवुड का शटरिंग करना है, एमएस प्लेट की शटरिंग करना है, या पैनल की प्लैंक की शटरिंग करनी है। तो ये 3 चीज़ों में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आप एमएस प्लेट की तरफ जा सकते हैं, वो अच्छा है, या फिर प्लाईवुड की तरफ जा सकते हैं। अगर एमएस प्लेट की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ये हो जाता है कि उसमें आपको जो जॉइंट है, जॉइंट पे टेपिंग करानी पड़ती है, उस पर उसको पुट्टी वगैरह से भरनी पड़ती है, तब जाके वहाँ से क्या होता है, सीमेंट स्लरी नहीं निकलता है। वरना आपके शटरिंग में गैप रहेगा तो हम जब मसाला डालते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं, तो सीमेंट का पानी वहाँ से गिर जाता है, तो ऊपर बजरी और रोड़ी बच जाती है, जिससे हमारा छत जो कमज़ोर हो जाता है, मसाला कमज़ोर हो जाता है।
है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि उस छत पे हमें सरिया बांधना। तो सरिया बांधने के लिए हमें जो हमारा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट होता है, जब हमारा प्लान बनाता है तो उसी टाइम वो उसमें प्लान आपको स्ट्रक्चर का बना कर देता है कि छत में हमें मेन बार 10 mm का डालनी है या 8 mm का डालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने mm की डालनी है, एक सरिया से मतलब एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी रखनी है। मैं कहूँगा कि 10 mm बार आप डालें और अच्छा FE 500 ग्रेड का आप बार डालें छत में, और सेंटर टू सेंटर दूरी आप 5 इंच से 6 इंच तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा दूरी आपको नहीं रखनी है। तो सरिया बांधने के बाद फिर बीम तैयार करने के बाद फिर आपको अगला काम होता है इलेक्ट्रिक का पाइप वगैरह डालना। तो इलेक्ट्रिक का पाइप वगैरह आपको कभी भी हैवी ड्यूटी की डालनी है, अच्छी डालनी है, क्योंकि उसमें मशीन चलता है, लोग चलते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि वो टूट सकता है, दब सकता है, वहाँ से जॉइंट उसकी खुल सकती है। फिर फैन बॉक्स होता है, फैन बॉक्स भी आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि वो पैक है कि नहीं, उसमें पेपर वगैरह लगाया गया है कि नहीं, क्योंकि फैन बॉक्स भी वहाँ से अगर खुल जाएगा या अगर वो पैक नहीं होगा तो रोड़ी वगैरह चली जाएगी, तो बाद में वो आपको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो वहाँ से आपको दिखेगा नहीं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपकी ढलाई करनी है। ढलाई के टाइम में आपको सरिया के नीचे देखना है प्रॉपर कवर ब्लॉक लगा है कि नहीं, उसमें आपको जो ठेकेदार है वो वाइब्रेटर चला रहा है कि नहीं, वाइब्रेटर चेक कर लेना है, शटरिंग चेक कर लेना है कि कहीं किसी तरीके का उसमें गैप ना हो, कहीं से शटरिंग में नीचे से ना हटे, उसमें सेटलमेंट ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसी टाइम में छत में क्रैक वगैरह आने का चांसेस इसीलिए बढ़ जाता। उसके बाद होता है हमारा काम क्या कि उसका क्यूरिंग देख करना। छत की जो तराई होती है, या तो आप पॉन्डिंग मेथड से उसमें पानी लगा के 10 दिन से 14 दिन से 20 दिन आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप पाइप से पानी मार सकते हैं। कम से कम आपको 10 से 12 दिन आपको तराई करनी है। उसके बाद हमारा डी शटरिंग का काम होता है। डी शटरिंग में यानी शटरिंग को खोल दी जाती है। तो जो शटरिंग खोलनी है वो आपको 14 से 20 दिन के बाद ही खोलनी है, उससे पहले आपको नहीं खोलनी है। उसके बाद जो हमारा इतना काम हो जाता है, तब हम अब नीचे आते हैं। तो हमारा नीचे का काम ये होता है कि अब हमें दीवार में झिरी वगैरह काटनी पड़ती है, वॉल की कटिंग करनी पड़ती है, प्लम्बिंग पाइप के लिए, इलेक्ट्रिकल पाइप के लिए। तो वो सब आपको कर लेना है। उसके बाद करने के बाद फिर आपको उस पर अगला काम होता है प्लास्टर करना। तो प्लास्टर के लिए आप PPC सीमेंट यूज करें, और अंदर के प्लास्टर का जो थिकनेस रहेगा वो 12 mm का रहेगा, बाहर के प्लास्टर का जो थिकनेस मोटाई रहेगी वो 20 mm का रहेगी। अंदर के लिए जो मसाला आपको लेना है वो 1:6 का या 1:5 का ले सकते हैं। बाहर के लिए आप 1:4 या 1:3 का मसाला यूज करें। और प्लास्टर जो होना चाहिए आपको मतलब अच्छा मसाला बनना चाहिए, ज़्यादा ना बनाएं, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएं। और एक्सपीरियंस मिस्त्री को आप प्लास्टर करें, और उसका साथ में क्यूरिंग आप 7 से 8 दिन उसका तराई ज़रूर करवाएं, तब जाके आपकी प्लास्टर मजबूत होगी। फिर उसके बाद जो होता है हमारा फ्लोरिंग का काम होता है। तो फ्लोरिंग हम अपने ऊपर अपने हिसाब से करा सकते हैं कि हमें टाइल उसमें लगवानी है कि पत्थर लगवानी है। ये आप अपने सलाह इंजीनियर आर्किटेक्ट से भी ले सकते हैं। वो इंटीरियर का भी डिज़ाइन करते हैं, तो आपको इंटीरियर के हिसाब से भी डिज़ाइन करके दे देंगे, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का टाइल भी मिलती है, पत्थर भी मिलती है। तो जैसा आपका बजट है आप उस हिसाब से लगवा सकते हैं। फिर उसमें आता है दरवाज़ा वगैरह लगाना, खिड़की लगाना। तो आपको आजकल जैसे खिड़की में एल्युमिनियम की स्लाइडिंग विंडो हो गई, UPVC विंडो हो गई, या वुडन के पल्ले वाली लगवाना चाहते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से अपने पसंद से वो खिड़की लगवा लें। फिर उसके बाद आप दरवाज़ा जो है आपको फ्लश डोर लगवाना है, जाली वाला लगवाना है, कैसा लकड़ी का लगवाना है, शीशम का, देवदार का, तो आप उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से। फिर अगला काम होता है इलेक्ट्रिक का फिटिंग करना। तो इलेक्ट्रिक का फिटिंग जैसे स्विचेज हो गया, MCB हो गया, सॉकेट हो गया, तो अपने पसंद से उस हिसाब से आपको कैसा कैसा लेना है, फ़ैन वगैरह जो भी है आप उसको करा सकते हैं। फिर बाथरूम का फिटिंग होता है, सैनिटरी का, जैसे कि किचन में सिंक वगैरह लगाना, जो 1 पीस सीट होता है या इंडियन सीट आप जो भी दिए हैं अपने पसंद से उसको लगवाना। तो ये सब चीज़, नल के मिक्सचर, गीजर वगैरह सब कुछ आपको कराना है। फिर अगला काम होता है पुट्टी एंड पेंट का। तो पुट्टी एंड पेंट भी अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, या फिर एक इंटीरियर जो आपको प्लान मिला रहेगा उस हिसाब से आप करा सकते हैं। फिर इंटीरियर के हिसाब से आपको बेड कहाँ पे लगवाना है, आपका कबोर्ड कहाँ पे रहेगा, आपका जो रेलिंग कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ आप करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यही जो बिल्डिंग में होता है शुरू से एक स्टेप से लेके और जितना भी स्टेप मैं बताया हूँ 15-20, यही स्टेप फॉलो होता है, इसी हिसाब से काम होता है। तो अगर आप मेरी बातों को यहाँ पे मतलब 5 से 10 बातों का भी गौर करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा, तो आपका पक्का घर बनाने में पैसा बच जाएगा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।